हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं इस लॉकडाउन में आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और निरंतर आप अपना क्लास चैनल के माध्यम से आप जो है देख रहे होंगे, अभ्यास कर रहे हैं। अच्छी बात है। लड़कों का कमेंट भी आ रहा है कि सर कंटिन्यू जो है क्लास जारी रखिए, सब्जेक्ट वाइज क्लास जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉइंट भी नोट कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, खुशी की बात है। और आज की क्लास में फिर से हम डिस्कस करेंगे हिंदी का पदभाग। पिछले क्लास में आपने ऑब्जेक्टिव लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी जी का। आज उनके द्वारा जो लिखी गई जो कविता है कड़वक, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। इस कड़वक कविता के साथ साथ आज का क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि ये कड़वक ली गई है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे गए उनकी महान कृतियां पद्मावत से। आज पद्मावत की जो प्रेम कहानी है, इसके बारे में भी दो चार लाइन संक्षिप्त में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे गए पद्मावती का अंश है, तो उनके बारे में भी कुछ बताइए। आज हम भाग 1, इसमें 2 भागों में बता हुआ ये कविता है, तो भाग 1 की चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में भाग 2 होगा। लेकिन आज पूरे अंत तक हम पद्मावत की जो कहानी है उसको संक्षिप्त में बताएंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव में कहीं परेशानी आपको नहीं आए। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई ये कविता का विशेष चर्चा हम पूरे व्याख्यान के साथ करने वाले हैं। आप पेन कॉपी लेकर तैयार रहिए और हर पॉइंट को लिखिए, सुनिए, समझिए। स्टूडेंट कमेंट किया है कि सर स्क्रीनशॉट लेने का भी समय दिया जाए, तो वो उसका पूरा समय आपको आज मिलेगा। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है ये कड़वक। वीडियो के अंत तक बने रहिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं, और पॉइंट को नोट करते जाइए। जो भी परेशानी हो हमें कमेंट सेक्शन में और हमारे व्हाट्सएप पे आप जो है अपने विचारों को रख सकते हो, जिसका आंसर हम दे ही देंगे। ऐसे नहीं दे देते हैं स्टूडेंट, कहना के साथ लेट देते हैं, लेट हो जाता है बाबू, क्या करें। तो बने रहो कड़वक पूरे वीडियो में, तो कहीं जाना नहीं है। और आज पूरे भाग बने रहिए आप। भाग 1 इस क्लास में कड़वक, थोड़ी बड़ी क्लास होगी आज, लंबी क्लास चलेगी आज, क्योंकि पद्मावती का लव स्टोरी भी जो सुनना है संक्षिप्त में, ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा कि इस लेसन में हमने ये कहानी को सुना भी और इसके बारे में कुछ सीखा भी। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का अर्थ होता है कि आप इसे सही तरीके से पढ़ें, और जहां तक उचित है हिंदी का लिटरेचर जो है उसका तो मैं टीचर हो रही, बस इंग्लिश के साथ साथ हिंदी कुछ आपके लिए जहां तक हो सके मैं मदद कर रहा हूं और करता रहता हूं। विद्यार्थियों के बीच हमेशा इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी क्लास होता है। ये प्रयास एजुकेशन में कहीं कोई परेशानी नहीं है, और सब्जेक्ट जहां एक ही छत के नीचे होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, मलिक मोहम्मद जायसी अपनी इस कविता में अवधी भाषा का प्रयोग किए। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था ऑब्जेक्टिव अवधी भाषा, और तुलसीदास जी ने भी अपने मानस में अवधी भाषा का प्रयोग किए। दोनों में थोड़ी सी परेशानी है, दोनों का लेखन शैली थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन भाषा अवधी ही है। अभी आप देखो इसमें क्या लिखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो जन्म से अनाथ थे, वो अंधे भी हैं, उनका जो है एक आंख एक कान उतना काम नहीं करता है, एक आंख है भी तो उनसे दिखाई कम देता है। ये क्या लिखते हैं कुछ इनके बारे में जरा ध्यान सुनो। इन्होंने कहा कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए विमोह जय कवि सुनी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोए विमोह जही कवि सुनी। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन ही कलंक की नहीं उजियारा। ध्यान देंगे, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन ही कलंक की नहीं उजियारा। जग सूझा एक ही नैना, इन्होंने कहा कि जग सूझा एक ही नैना, वाह सुख अस नखतन महा। जो लही अब आवही डाव न होई, जो लही आवही डाव न होई, तव लही सुगंध वसाई न सोई। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तव अति भयो असूझ अपारा। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है, तो व्याख्यान के साथ पूरा डिटेल में आप समझे। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है ये क्या कहते हैं। इन्होंने कहा कि देखो कि आज
बेशक मैं कुरूप हूं, मैं आपको बता दिया था, इन्हें चेचक हुआ था कि बेशक मैं कुरूप हूं, सुंदरता मेरे पास नहीं है, अच्छी आवाज मेरे पास नहीं है, लोगों के बीच पहचान नहीं है, एक आंख से अंधा हूं। और इन्होंने क्या कहा कि फिर भी आज के इस दौर में मैंने जो कविता लिखा, ये कविता के माध्यम से लोग मुझे जानते हैं। तो आपके पास क्या है, कितने धन दौलत है, कितने अमीर है, इससे मतलब नहीं है। आप जागरूकता कितना दिखाते हैं लोगों के प्रति, आपके पास सुंदरता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। आपके दिलों में दूसरों के प्रति कितना स्नेह है, ये मायने रखता है। इन्होंने भी कहा कि देखो गुण अवगुण ये हमेशा एक साथ चलता है, जिसके पास गुण है अवगुण भी वही है। इंसान अपने अपने अनुसार जो है उससे सीखता है कि हमें क्या सीखना चाहिए। एक चोरी करने का अगर आपको ट्रिक सीखना हो, चोर के पास जाएंगे, चोर बेशक काला है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो चोरी कैसे करता है उसका ट्रिक आप ध्यान से सुनेंगे। आप इस क्लास को ज्वाइन किए, क्लास में आपको स्टडी करना है, मैं कैसा हूं, मेरा रंग रूप कैसा, ये मायने नहीं रखता है। तो आप चलते रहे, सुनते रहे। इन्होंने क्या कहा कि एक नैन कवि मोहम्मद गुरी, इन्होंने कहा कि देखो एक ही नैन है हमारा, एक ही आंख से मैं देखा हूं, और क्या मोहम्मद गुनी, मैं अपने बारे में यह गुणवान करता हूं, अपने बारे में मैं आपको बताता हूं कि देखो बेशक एक ही नैन है हमारा, फिर भी हमने पद्मावत जैसे महान कृतियों को, कविताओं को, उतनी बड़ी भागों में जो है कविताओं को मैंने लिखा। इन्होंने कहा कि अब क्या है कि इसमें लोग मेरे गुणों को याद रखते हैं, गुणी मेरे गुणों को याद रखते हैं, मेरी खूबसूरती को नहीं। ऐसे तो ये कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूं भी नहीं, मैं कुरूप हूं क्योंकि मुझे चेचक हुआ है। इन्होंने कहा कि सोई विमोह जय कवि सुनी, जिसने भी इस कविता को सुना, जिसने भी पद्मावत को पढ़ा, लोग मुझे याद रखे, युगों युगों तक ध्यान देंगे। इसमें इनका जन्म जो है 1477, तो फिर कोई 1400 जो है 92, इस तरीके से डिफरेंट है। मैं आपको बता दिया था कि अनुमानित है, इसीलिए इसलिए कि मैं बात नहीं करता, अनुमानित है ये सभी। तो इन्होंने कहा उस वक्त जो है अपने कलमों के माध्यम से इन्होंने जो पद्मावत लिखा, इसमें कहते हैं कि देखो सोई विमोह जय कवि सुनी, जिसने भी कवि की इन कृतियों के बारे में सुना, जिन्होंने भी ये सुना कि नहीं ऐसे कुरूप व्यक्ति मलिक मोहम्मद जैसी जी ने पद्मावत की रचना की, तो इनके द्वारा रचे गए पद्मावत में जो उनकी कृतियां हैं, जो महारानी पद्मावती की जो कृतियां हैं, जो उनके गुणों के बारे में लिखा, तो लोग इन्हें याद रखते हैं, लोग इन्हें हमेशा याद रखते हैं कि नहीं भाई एक कवि थे जायसी जी, जिन्होंने मोहब्बत की, प्रेम की गाथा को लिखा, जिन्होंने रत्नसेन और पद्मावती के बीच की जो अटूट बंधन था मोहब्बत, उसके बारे में लिखा। तो ये जितने भी कुरूप हैं, बेशक इनके जो है एक ही नैना है, लेकिन एक ही नैनों से इन्होंने ऐसा वार किया कि आज तक जो है हम इसे याद रखते हैं। इनके दर्द को इन्हें कहा जाता है प्रेम का पीर, तो निश्चित तौर पे जो है इनके दर्द को जो है हम सभी समझते हैं, सुनते हैं। तो फिर से एक बार, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक ही आंख के व्यक्ति मोहब्बत जैसी जी, जिनकी गुणगान जो है हम सभी याद रखते हैं। सोई विमोह जही कवि सुनी, जिसने भी इनके बारे में सुना, इनकी कविता को पढ़ा, पद्मावत को सीखा, समझा, और वो हमेशा इनके विमोह में आ गए, इनकी मोह माया में आ गए, और इन्हें जो है इनसे मोहब्बत कर बैठा, और इन्हें कोई भूला नहीं, इनके गुणों को किसी ने भूला नहीं। इन्होंने कहा कि देखो जितनी भी खूबसूरत चांद क्यों ना हो, चांद अधिक खूबसूरत होने के बाद भी एक स्पॉट है, एक धब्बा है, कलंकित है कहीं न कहीं। इन्होंने क्या कहा कि चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन ही कलंक किन्हें उजियारा। इन्होंने कहा कि देखो चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैसी खूबसूरत वस्तु को विधि मन ईश्वर ने अवतार दिया, यहाँ जन्म दिया, और उनमें क्या है बाबू, चांद जैसी। आपको मालूम है कि हर किसी की कंपेयर जो है चांद से होती है, चांद सा मुखड़ा, आपको तो मालूम है, कितना बताऊं क्लास में। ऐसे बहुत ऐसे हैं, हर कवि ने जो है अपनी प्रेमिका को चांद में देखा है, चांद के पार चलो, और मुखड़ा चांद का टुकड़ा, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये कहते हैं कि उन्हें भी जो है विधि ने, विधाता ने इस जग, इस संसार में उतारा, जो काफी खूबसूरत है, लेकिन क्या है बाबू, उस पर भी जो है दाग धब्बा लगा है, वो भी कलंकित है। इन्होंने कहा कि दीन ही कलंक किन्हें उजियारा, बेशक उनके पास कलंक है, बेशक जो है दाग धब्बे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या, उजियारा को लोग याद रखता है। चांद जो है रात्रि में शीतलता का प्रतीक है, ये शीतलता को जो है हर किसी को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को समान रूप से जो है प्रदान करता है, और हर कोई उसे जो है याद भी रखता है। तो जायसी जी कहते हैं कि देखो
चांद जितनी खूबसूरत है, कलंकित है, तो कलंक को किसी ने नहीं देखा। सभी ने क्या देखा? उनकी शीतलता को, जो सभी को समान रूप से प्रदान करता है। तो कभी कहते हैं कि मैं भी कुरूप हूं, तो मेरी कुरूपता को छोड़िए, रूप को छोड़िए, बेशक मैं अंधे हूं उसको छोड़िए, मैं बचपन से अनाथ था उसको भी छोड़िए, लेकिन क्या है, लोग जो है मोहम्मद गुनी, मोहब्बत के गुण को हमेशा याद रखेंगे। युगों युगों तक ये चलता रहेगा, जब तक ये पद्मावत की कहानी लोगों के मुंह में होगा, जैसी जी को लोग यूं ही याद करते रहेंगे। इन्होंने कहा कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, चांद जैसे जो है बस जग में, संसार में विधि भगवान ने जो अवतार दिया, जन्म दिया, और दीन ही कलंक, साथ ही साथ एक और दे दिया। क्या दिया? कलंक दे दिया। दीन ही कलंक किन्हें उजियारा, बेशक वो जो है उजियारा करते हैं, लेकिन कलंक भी उनके साथ है। तो हर व्यक्ति के जो है सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपको मालूम है। तो आपके साथ सुख दुख ये सब चलता रहेगा। आप गुणवान भी हैं तो कहीं से आपके ऊपर भी जो है कोई ना कोई कलंक लग ही जाना है। सीता भी खूबसूरत थी, पद्मावत, महारानी पद्मावती भी जो है बहुत ही खूबसूरत थी। इनकी खूबसूरती का बखान तो आगे आप सुनेंगे कि ये कैसी खूबसूरती, और उनकी खूबसूरती से कैप्टिवेट होकर किसने क्या किया। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इन्होंने और क्या कहा कि जग सूझा एक ही नैना, जग सूझा एक ही नैना, वासुक अस नखतन महा। इन्होंने कहा, मोहम्मद जासिद जी ने कहा कि देखो, मैंने इस संसार को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बारे में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही नैन से देखा, समझा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दो नैनों से देखे वो बहुत दूर देख लिए। मैं एक नैन होते हुए भी, एक ही आंख के होते हुए भी, मैंने भी जो है दुनिया को देखा, समझा, और आज दुनिया मुझे याद रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक नैन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। एक नैन से जो है, आपको मालूम था, मैं वीडियो वायरल हुआ था, एक ही नैन से कितने फेमस हो गए थे। एक नैना चार जो किया, बस आंखें जो दौड़ाई, कहना क्या था फिर। तो एक नैन कभी कभी जो है आपको मार खिलवा भी सकता है, ऐसी बात नहीं। तो इन्होंने जासिद जी ने क्या कहा कि जग सूझा एक ही नैना, उवासुक अस नखतन महा। इन्होंने क्या कहा कि देखो, जिस प्रकार हमारे पास जितने भी तारे हैं, असंख्य तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, ये सभी, इनमें से देखो जितने भी ग्रह हैं उनमें से शुक्र को जो है हर कोई याद रखता है। वो ऐसा इसलिए कि उन्हें कहा जाता है भोर का तारा, सुबह का तारा। आप सभी तारों को पहचान नहीं कर सकते, लेकिन सुबह के तारों को सुबह जो है आप अपने छत के ऊपर से चढ़कर देख सकते हो। उन्हें लोग कहते हैं कि देखो ये शुक्र का तारा, ये भोर का तारा। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो कि एक नैन से जो है मैंने बहुत कुछ देखा, दुनिया देखा, और उवासुक अस नखतन महा, और जितने भी तारे हैं, असंख्य तारे हैं और ग्रह नक्षत्र हैं, इनमें से एक सुख ऐसा भी है जिनको की अलग पहचान है, इन्हें अलग तरीके से हर लोग पहचान भी जाते हैं। तो ठीक मुझे भी, मैं कुरूप हूं और मेरे पास कोई गुण नहीं है, लेकिन मैंने पद्मावत लिखा, और इस पद्मावत के जरिए महारानी पद्मावत की जो खूबसूरती का बखान किया, उनकी मोहब्बत के बारे में जो मैंने बखान किया, उनके क्षत्रिय धर्म होने का जो मैंने बखान किया, तो आशा करता हूं कि जब जब ये पद्मावती रहेंगे, ये कहानी चलता रहेगा, तब तक लोग मुझे याद करते रहेंगे। और आशा करता हूं कि आप भी मुझे याद रखेंगे इस कविता के माध्यम से, कि मैंने भी आपको कुछ सही ज्ञान देने की कोशिश किया है। आप सिर्फ पॉइंट को नोट करते रहेंगे, जब मन करे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। आगे चले कि इन्होंने क्या कहा कि जो नहीं अम्बही डाब न होई, जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध वसे न सोई। ध्यान देंगे, इन्होंने कहा कि जो लही अम्बही डाब न होई, जब तक मंजर नहीं होंगे, जब तक आम में जो है हर एक जो आम जो फलों का राजा है, जिसका सीजन अभी चल भी रहा है, मार्केट में अवेलेबल है, आपके घर में अवेलेबल है, तो बाग बगीचे में अवेलेबल है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो नहीं आम भाई डाब न हो, जब तक आम में जो है उसका डाब नहीं होगा, गुठली नहीं होगा, वो कड़क दिल वाले नहीं होंगे, ऊपर से सॉफ्ट नहीं होगा, तो वो फिर मुझे बताओ कि उसमें सुगंध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आम पकेगा नहीं, उसमें जो वो रस है वो मिलेगा नहीं। तो जिंदगी में रस लाने के लिए दुखों का सामना करना पड़ता है। और आपको मालूम भी है कि हर तरीके से जो है प्लस माइनस दोनों की जरूरत होती है, गुण अवगुण दोनों की आवश्यकता पड़ती है कभी कभार। तो ये जैसे कि कहते हैं बाबू कि जो लहे अम भाई डाब न होई, जब तक आम में जो है वो डाब नहीं होगा, वो गुठली नहीं होगा, तब तक उसमें जो है रस नहीं होगा, वो आपका जो है फल मीठे नहीं होंगे, उसमें सुगंध नहीं होगा। तो लहे सुगंध बसे नहीं सोई, तब तक उसमें सुगंध हो ही नहीं सकता। जब तक आप पढ़ाई में मन न लगाएंगे, पूरे क्लास को जो है ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, उस पर जो है अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ बहाना बनाएंगे, लॉकडाउन है सर, तो कैसे क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, तो फिर वो
जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो समय का उपयोग कर रहे हैं, चलो मुझे इतना समय मिला, सेल्फ स्टडी जितना कर पाए हम करेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बहाने की जिंदगी गुजार रहा है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। अरे भाई कभी तो क्लास खुलेगा ही, लॉकडाउन समाप्त होगा ही और आपका एग्जाम तो होना ही होना है, तो आप बने रहिए कंटिन्यू। जीवन में ये सब को झेलना ही पड़ता है। देखो आज हम लोग भी झेल रहे हैं, हर कोई झेल रहा है, पूरा विश्व कोरोना महामारी को झेल रहा है। तो ऐसा इसका अर्थ नहीं है इससे भी लोग जो है कुछ की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कुछ घर तबाह हो रहा है, तो कुछ बाद में जाकर जो है एक नई दिशा को देगा अपनी जिंदगी में। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो कि नहीं समुद्र पानी जो खारा, कि नहीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भाऊ असूझ अपारा। जैसे जी कहते हैं कि देखो समुद्र की पानी क्या है बाबू, खारा है। इसके बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं कि समुद्र की पानी जो खारा है, अगर ये मीठा होता तो मीठे फल को लोग जल्दी ढला मारता है, फटाफट टूटता है और जल्दी से उसे खाने की कोशिश करता है। ये समुद्र का पानी क्या है बाबू, खारा है। तो ये कहते हैं कि देखो कि नहीं समुद्र पानी जो खारा, जब से समुद्र की पानी वह खारा हुआ है, लोग जो है उनकी विशालता को देखता है, असूझ अपारा। इन्होंने कहा कि उनकी विशालता के गुणगान को गाता है कि समुद्र क्या है बाबू, विशाल है, दूर दूर तक उससे आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो इंसान के पास गुण अवगुण दोनों होता है जी, आपको जो चाहिए बस लिखते रहिए। और आशा करते हैं कि आप ये पूरे वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, बने रहेंगे। अभी ये भाग 1 समाप्त हुआ नहीं है, तो भाग 1 के लास्ट में देखेंगे मलक मोहम्मद गाजी जी ने क्या लिखा। इन्होंने कहा कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लाग आकाशा, ज्वलय धरी कलंक न पारा, ज्वलय धरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन करा। आगे ध्यान दो। एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भयू, सब रूप बंद गहे मुख जय कई जाओ। लास्ट है ये भाग 1 का। मलिक मोहम्मद जैसी जी कहते हैं कि देखो मैं पहले आपको पूरा क्लास बताते जा रहा हूं कि यहाँ ये कहते हैं कि चाहे जितना भी अवगुण हो जाए, इंसान गुणों को याद रखता है। जितना भी मैं कुरूप हो जाऊं, बचपन से अनाथ हूं, हमेशा अपना जीवन यापन संतों और फकीरों के बीच जीवन यापन किया हूं और सूफी संत कहलाता हूं, एकांत से अंधा हूं, फिर भी लोग मुझे याद रखेंगे। जब तक कि महारानी पद्मावत की कहानी, उसकी लव स्टोरी को लोग याद रखेंगे, मुझे भी याद रखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि देखो अब लोग क्या है, मेरे चेहरे से नहीं, जो मेरा चेहरा कुरूप है, और कुरूप कैसे हुआ था आपको बता दिया था, मैं चेचक हुई थी उनको। तो चेचक के कारण जो चेहरा कुरूप है, तो इनकी कुरूपता को कोई याद न रखता है, सिर्फ इनकी कृति को याद रखता है। इंसान चाहे जो भी जैसा भी करे, लोग उन्हें उनकी कृतियों से जानते हैं। तो क्या कहा देखो कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाश, जिस प्रकार सुमेरु जो पर्वत था, सुमेरु पर्वत को जैसे शंकर जी ने त्रिशूल का वार किया था, जब तक त्रिशूल का वार नहीं हुआ, सुमेरु पर्वत था और बस पत्थरों का जिला था, लोग उन्हें पत्थर से जानते थे। लेकिन क्या है कि जब शंकर जी का त्रिशूल का प्रहार, दर्द, पीड़ा, वेदना जब तक इंसान सहता नहीं है, वो निखरता नहीं। तो जैसे वो सहा और क्या हुआ, वहां कंचन गिरी लाग आकाशा, और तैसे हुआ जो है पूरा पूरा पर्वत सोने का बन गया। तो दर्द तो सहना पड़ता है, चोट तो सहना पड़ता है, ये निश्चित तौर पर जो है इंसान के जीवन में ऐसा आता है। जब तक आप दुख नहीं झेलेंगे, सुख की अनुभूति आपको नहीं होगा। सुख है क्या, दर्द है क्या, ये दोनों जो है इंसान के जीवन में जरूरी है। इन्होंने क्या कहा देखो, लास्ट एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कई बार ऐसा सुन चुके हो कि जो लही धरी कलंक न पारा, कांच होए न कंचन करा। जब तक जो है देखो घरे बने बर्तन, कलंक यानी कोयला, जब तक कि जो है सोने को सोनार कोयले के साथ लाकर उस धातु को जब तक पीटेगा नहीं, जलाएगा नहीं, दर्द नहीं सहेगा, कोयले के साथ दोस्ती, माने कभी कभी जो है इंसान चाहे वो जिनके साथ भी दोस्ती कर ले, अपने के साथ, अपने से अलग के साथ, लेकिन उनसे वो कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। तो क्या कहते हैं कि बेशक इनकी दोस्ती कोयले के साथ रहा हो, सोनार अपने ताबे में जो है, अपने आग में जो है उसको पीटता है, जलाता है, और पूरा चोट के बाद वो निखर पाता है और सोना बनता है, जो बहुत कीमती होता है। तो देखो एक घड़ा कोई बनाना हो तो कुम्हार क्या करता है, उस कच्ची मिट्टी को जो पीटना शुरू करता है, पीट पीट के उसे आकार देता है, उतना से भी नहीं होता है तो उसे जलाया जाता है ताबे में, और जलकर जब वो निकलता है तो आपको मालूम है वो हमेशा जल को जो है शीतल रखता है और कीमती बन जाता है। कीमत उसका जो है
असंख्य होते हैं। तो जीवन में क्या करना है, इंसान को हमेशा जो है इन सभी मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। इस मार्ग से होकर गुजर रहे हैं कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी। वो कहते हैं कि देखो, मैं रहूं ना रहूं, मेरी कृति हमेशा लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। हमारे द्वारा लिखे गए या पद्मावत को भी लोग याद रखेंगे। तो इन्होंने ये भी कहा, देखो एक नैन से, शुरुआत भी वहीं से हुई थी, एक नैन से, और फिर कह रहे हैं कि एक नैन जस दर्पण और तेह निर्मल भरू। कि देखो जिस प्रकार दर्पण, शीशा, शीशे में लोग आते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं और अपने आप को जो है अपनी खूबसूरती को निखारते हैं और चले जाते हैं। तो ये भी कहते हैं कि मैं भी अपने एक नैन से इस संसार को देखा, ये पूरे जो है देश को देखा, लोगों को देखा, सुना, समझा, और तब जो है ऐसा प्रतीत होता हुआ अपने बारे में ही कहते हैं कि दर्पण के समान हमारा भी जो है चरित्र, हमारा भी जो है कृति एकदम जो है पारदर्शी है, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई दाव नहीं है। लोग जो है बेशक रूपवंत को जो है देखता है, लोग जो है रूप को देखता है, मुख को जो है, चेहरे को जो है रूपवती देखता है, लेकिन क्या है, अक्सर जो है जो वही कही जाऊं, अक्सर उनके गुणों की जो है गाथा होती है। जैसे कि इन्होंने पद्मावत में लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी जी पद्मावत में लिखे। तो सबसे पहले आप शॉर्ट में ध्यान दोगे, क्लास लंबी थोड़ी चल रही है लेकिन अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगले जो भाग 2 है इसका, जब तक ये कहानी आपको ध्यान में नहीं रहेगा, भाग 2 का ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा। तो इसमें क्या है, देखो, महारानी पद्मावती एक सिनेमा भी अभी रिलीज हुआ है दीपिका पादुकोण जी का, वो उसमें जो है महारानी पद्मावत का जो है भूमिका निभाई है। तो ये सिंघल प्रांत के जो है, सिंघल प्रांत बाबू अब ये श्रीलंका में है, श्रीलंका में सिंघल प्रांत, वहां के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी महारानी पद्मावती। वहां के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी महारानी पद्मावती। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैं पहले लिख दिया हूं। आप कहते हो सर स्क्रीनशॉट का समय दिया कीजिए, तो भाई कर लिया करो ना। आगे उसको जो है हम पद्मावती के साथ भी जानते हैं, पद्मावती कहिए, पद्मिनी कहिए, पद्मावती कहिए, जो कहिए। तो पद्मावती क्या थी, ये बचपन से, जन्म से ही बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि इनके बारे में साहित्यकारों ने लिखा कि जब ये जल ग्रहण करती थी, जब ये इनकी सांसें चलती थी, तो इनके नसों में ब्लड कहां कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है, वो सब जो है लोग देख सकते थे। इतनी खूबसूरत थी, चेहरा उनका जो है इतना मतलब ट्रांसपेरेंट था कि लोग उनसे भी आंकड़ा लगा लेता था। अर्थात अनुमान लगाइए कि इनके समान अभी तो इतिहासकारों के अनुसार कोई खूबसूरत नहीं था, चाहे वो मोनालिसा का पेंटिंग क्यों ना हो, वो पेंटिंग भी जो है इनके सामने कुछ भी नहीं है इनके सामने। अर्थात समझिए कि ये बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी, इनकी गाथा भी जो है दूर दूर तक चलते रहता था। और अक्सर पद्मावती जो है अपने बचपन को एक हीरामन नाम तोता के साथ गुजारी। हीरामन जो है एक तोता था, काफी जो है प्रचलित था उस वक्त। इनके बारे में भी आपको बहुत कुछ मालूम होगा, शॉर्ट में समझिए कि इनका बचपन किनके साथ गुजरा, किस तोते के साथ गुजरा, और उनका नाम क्या था, हीरामन तोता। बचपन गुजरा। ये अक्सर जो है हीरामन तोता राजकुमारी से कहा करती थी कि मैं यहाँ वहां जाता हूँ, विचरण करता हूँ, घूमता हूँ, तो ऐसा करो कि मैं आपके लिए जो है एक अच्छा सा वर ढूंढ लाता हूँ। ये बातचीत भी करता था ना, काफी लोकप्रिय था। तो ऐसा बात सुनकर गंधर्व सेन जी जो है क्रोधित हुए थे, और ऐसा लिखा गया है, ऐसा मानना है कि क्रोध में आकर इन्होंने हीरामन तोता को बहुत कुछ कहा कि तुम मेरे बेटी के लिए, राजकुमारी के लिए वर ढूंढोगे, मैं क्या करूंगा, चलो तुम निकलो। ये जो है कुछ दिन बाद ये अचानक वहां से गुल हो जाता है। फिर आगे चलिए, गुल होने के बाद गंधर्व सेन जो है अपनी पुत्री के विवाह के बारे में सोचते हैं कि नहीं चलो, हीरामन ठीक कह रहा था कि वर ढूंढना चाहिए। इन्होंने एक स्वयंवर रखा। स्वयंवर में प्रांत के जितने भी राजकुमार थे, राजा थे, सभी भाग लिए। जिस प्रकार की सीता भी खूबसूरत थी, और खूबसूरत होने के कारण सीता हरण हुआ, और वह कहां चला गया था बाबू, श्रीलंका, जो अभी क्या है, सिंघल प्रांत के नाम से जाने जाते हैं। अभी ये क्या है, श्रीलंका। तो यहां पर भी स्वयंवर होता है। स्वयंवर में आपका जो है चित्तौड़ का राजा रत्नसेन भी भाग लेते हैं। चित्तौड़ का ये राजा है, याद रखोगे ऑब्जेक्टिव, ये भी भाग लेते हैं। ये पहले से शादीशुदा है, अर्थात आप कह सकते हैं कि दूसरी पत्नी के रूप के लिए ये स्वयंवर में भाग लेते हैं। स्वयंवर होता है, स्वयंवर में ये जो है अपने प्रतिद्वंदी मलखान सिंह को पछाड़ कर ये अपना अस्तित्व जो है बनाता है, और दोनों की शादी हो जाती है धूमधाम से। ये अब चित्तौड़ की महारानी बन गई। कौन, पद्मावती। पद्मावती कहां की महारानी बनी, चित्तौड़ की, चित्तौड़गढ़ की जो है महारानी बन गई। अभी शादी के कुछ ही दिन बाद ऐसा
हुआ ही था कि अचानक जीवन में जो है एक नया मोड़ आता है। मोड़ क्या आता है कि इनके दरबार में, चित्तौड़ के जो राजा है रत्न सेन, इनके दरबार में एक संगीतकार होता है, जो म्यूजिशियन होता है, जादूगर होता है, बेड इविल होता है, इनके पास बुराइयां अधिक होती है, और इनका नाम है राघव चेतन। चेतन जो अच्छे राइटर भी हैं, चेतन भगत, तो आप इसको इस तरीके से याद रखोगे, राघव चेतन। राघव चेतन इनके दरबार में एक जादूगर होता है, म्यूजिशियन होता है, बेड इविल होते हैं, इनके पास बुराइयां अधिक होता है। ये करता क्या है, अक्सर अपने स्पेल से, अपने जादू से लोगों को कैप्टिवेट करता है, किसी को मन में कुछ और डाल देता है। तो एक दिन हुआ क्या था कि ये अपने जो दरबार में, इनके दरबार में बुरी आत्माओं को बुला रहा था। बुरी आत्मा जो है सबको जमा कर रहा था, और उसका ये गलत उपयोग क्या करता है तो खैर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है इतिहासों में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बुरी आत्माओं को इधर जमा कर रहा था। इनकी भनक लग गई वहां के राजा रत्न सेन को, और वह उसी दिन निर्णय लिया और उन्हें दरबार से निकाल दिया। तो याद रखो, जो व्यक्ति आपका हितैषी होता है और वो आपसे टूटता है तो आपको तोड़ के रख देगा, निश्चित तौर पर याद रखेंगे। और आज यहाँ वैसा ही हुआ। ठीक, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया लक्ष्मण ने, किसका, सुपरखा का। तो सुपरखा ने क्या किया तो आपको मालूम है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे इनके दरबार से कौन निकल गया, राघव चेतन। राघव चेतन म्यूजिशियन था ही। अब ये प्रतिशोध की ज्वाला में जो है जलने लगा और डिसाइड कर लिया था कि अब हम जो है यहाँ कुछ ना कुछ अपना जादू करिश्मा दिखा के जाएंगे। उसी वक्त जो है दिल्ली के शासन, ध्यान देंगे, दिल्ली का जो सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी, उनका शासन चल रहा था वहां पे दिल्ली में ये गद्दी पे बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये सुना और चल गया अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए। तो अचानक मिलता कैसे, क्योंकि ये तो यहाँ का भगोड़ा था, चित्तौड़ का भगोड़ा था। तो ये क्या किया कि जिधर से इनकी सेना गुजरती थी ना, ये वहां जाकर अपना जो है जादुई बांसुरी को बजाता था। जादुई बांसुरी सुनते ही जो है सभी सैनिकों के मन में आया कि चलो भाई, कौन ऐसा है जो महान कलाकार है, इनसे मिलना चाहिए। और मिलने के बाद उन्हें तो जाना था कहाँ, इनको तो पहुंचना था इनके दरबार में। फिर उनके सैनिकों ने जो है इनके बारे में और इन्हें ले गया दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और उन्होंने कहा कि मैं तो छोटा मोटा जादूगर हूं, ये जो है आग लगाने का काम किया, क्योंकि आपका कभी एक जमाने में किनका, चित्तौड़ के राजा रत्न सेन के जो है सहयोगी थे। तो इन्होंने क्या किया कि आग लगाने का काम किया, और यही जो है पद्मावती की पूरी कहानी को जो है मोड़ देता है, वह है रत्न सेन। इन्होंने क्या कहा कि देखो, मैं तो छोटा मोटा जादूगर हूं, आखिर आप मुझे दरबार में जो है बुला लिए हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं दुनिया में जो है हमसे बड़ा बड़ा जादूगर है, और रूपवान भी है, रूपवती भी है। आपके पास, आपके दरबार में क्या रूपवती होगी, रूपवती तो है चित्तौड़ में, महारानी पद्मावती। इतना सुनते ही खिलजी के मन जो है खिलखिला उठा, एकदम खिजाने लगा कि अरे, उनके बारे में पहले मुझे कहीं भनक लगा था और आज मैं सुन भी रहा हूं, वास्तव में वो सुंदर है। मतलब इतना सुंदर है कि उनके जैसा अद्वितीय आज तक कोई सुंदर हुआ नहीं। इनकी सुंदरता का बखान पूरा राघव सेन ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया। फिर क्या था, ये अपने जो है मनसा बना लिया कि चित्तौड़ जाएंगे और वहां के महारानी से मिलेंगे। वो अपने दल बल के साथ चित्तौड़ पहुंचा, और चित्तौड़ के जो राजा थे रत्न सेन, उन्होंने केवल अपनी प्रजा के हित के लिए, केवल प्रजा के हित के लिए, कहने का मतलब हो कि अलाउद्दीन जो काफी क्रूरल था, निर्दयी था, नहीं चाहते थे कि सिर्फ देखने के कारण जो है उनके राज शासन पर जो है कोई विडंबना आए, कोई आंच आए। तो उन्होंने सिर्फ उन्हें देखने के लिए प्रपोजल को रखा कि ठीक है, अब मैं उन्हें सिर्फ आपके सामने पेश कर सकता हूं। तो उसमें भी एक शर्त रखा गया, क्या कि आप देखेंगे लेकिन फेस टू फेस नहीं। महारानी पद्मावती ने बोली कि मैं किसी के साथ मिलना पसंद नहीं करती हूं, लेकिन अगर अपने समाज के हित के लिए यदि ऐसा किया जाए तो हम उससे डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, फेस टू फेस नहीं मिलेंगे। तो वहां के दरबार वाले सभी जो है एक निर्णय लिया कि आप जो है अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ उसे शीशे में देखेंगे। तो फिर क्या था, एक तालाब के किनारे महारानी पद्मावती आकर खड़ी हुई। आप समझ लो वास्तव में कितनी सुंदर थी वो। ऐसा जैसी जी कहते हैं कि उनकी आंख की बनावट, चेहरे की बनावट, होठ की बनावट, उनके रेशमी जुल्फों की बनावट, अर्थात आप इंद्र की जो जितने भी परी हैं उनसे तुलना कर दिया जाए तो भी कम पड़ जाएंगे पद्मावती के सामने। और फिर उन्हें जो है उस पौंड के समीप लाया गया, तालाब के समीप लाया गया, और सामने जो है एक बड़ी दर्पण लगाई गई। वो तालाब के सामने जाकर खड़ी हुई,
इनका रिफ्लेक्शन जो है तालाब के पानी में पड़ा और पानी में उसका उल्टा रिफ्लेक्शन जो है दर्पण के ऊपर पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ और सिर्फ दर्पण से उनके चेहरे का दीदार किया। किनका? महारानी पद्मावती का। तो स्टूडेंट बने रहिए अभी पूरा वीडियो में। और जैसे दर्पण से उनका दीदार हुआ वो कैप्टिवेट हो गए, उनके मन में जो है कई तरीके के भावना चलने लगा कि ये यहाँ कैसे, इन्हें तो मेरे पास होना चाहिए। और फिर इसी भावना के साथ वो लौट गए और लौटते ही जो है अपने फिर दूत से वो भेजा कि वो आप जो है महारानी से शादी करना चाहता है, मतलब वो मुझे दे दे। फिर ऐसा हुआ नहीं, आपको कहानी मालूम है, ऐसा हुआ नहीं। छल से जो है रत्नसेन को जो है बंदी बना लिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर बंदी बनाने के बाद इनके दरबार में जो भी सैनिक थे उन्हें छुड़ाने के लिए झूठी प्रपोजल को रखा कि ठीक है, हम महारानी पद्मावती को आपके सामने पेश करेंगे और आप जो है जैसे पेश करेंगे आप रत्नसेन को छोड़ देंगे। तो इसमें सबकी सहमति हुई, बोले ठीक है। अलाउद्दीन ने कहा कि ठीक है, हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ एक ट्रिक हुआ। ट्रिक क्या हुआ कि इनके दरबार में जितने भी सेनापति थे सभी घोड़े हाथी के साथ, जिस प्रकार महारानी को लेकर एक नई दुल्हन को लेकर जो है पालकी आगे आगे चलता है, ठीक सभी में पालकी सामान एकदम पूरा बना हुआ था। सभी औरतों के भेष में बनकर आया और जाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर प्रकट हुआ। वो तो सिर्फ मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि दुनिया की खूबसूरत और इस भारत की सबसे खूबसूरत नारी से आज जो है हमारा दीदार होगा, अब मोहब्बत होगी, शादी होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो अचानक जो है सभी सैनिक उस पर टूट पड़े और लड़ाई करके जो है रत्नसेन को छुड़ा लिया और वापस चित्तौड़ लेकर चले आए। वो वहां पर कोई महारानी साथ में गया नहीं था। तो यहाँ से इस घटना के बाद खिलजी के मन में और द्वेष पैदा हुआ। वो फिर जो है अब डिसाइड कर लिया था कि इस बार अब युद्ध में ही हम उसे जीतेंगे और अपना बनाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि वो फिर आक्रमण किया, चित्तौड़ पे आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद लंबे दिनों तक जो संघर्ष चलता रहा। रत्नसेन भी मारे गए, लेकिन उस किले के अंदर 1600 से अधिक जो रानियां थी, पूरे किले के अंदर जो महिलाएं थी, सबों के बीच पद्मावती ने अपना प्रपोजल रखा कि हमारी हार तो अब निश्चित है, लेकिन क्या हम अपने आप को समर्पित कर देंगे? जी नहीं। एक क्षत्रिय का जो धर्म होता है, एक कुशल गृहिणी का जो धर्म होता है, एक संयुक्त मोहब्बत करने वाले के जो होते हैं, जो जिनके सोहर चले गए, पत्नी जो है उनके वियोग में वो अपने आप को चाहती तो समर्पित कर देती खिलजी के सामने, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो पूरे सीता के समान, जिस प्रकार सीता जो है अग्निकुंड में जलकर भस्म हो गई, महारानी पद्मावती भी जो है उस किले के अंदर आग को लगाई और उसमें पूरे रानियों के सहित जितने भी वहां रानी, जितने भी औरत जाति के थे, उसमें सब जो है उसमें कूद पड़ी और जलकर राख हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी जब महल के अंदर प्रवेश किया तो कोई खूबसूरती, कोई महिला उसे दर्शन नहीं दिया, सिर्फ जलती हुई लाशें दिखाई दी। तो स्टूडेंट्स, ये है पद्मावती का जो है मोहब्बत भरी दास्तां। नेक्स्ट भाग 2 में आप इनके बारे में निश्चित जानेंगे विस्तार से। धन्यवाद।